रोड्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन को रोड्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्यूशन containing non-volatile solute and volatile solvent के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। रोड्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन को solution containing non-volatile solute and volatile solvent के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। इस केस में 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 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है और रोल्स लॉ को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में डिफाइन करते हैं। हाँ डिफाइन करते हैं, हाँ डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग रोल्स लॉ को दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे, जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल है, और इस टर्म में देखते हैं रोल्स लॉ किस तरह से आता है। तो यहाँ पे जो रोल्स लॉ आएगा वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में आता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है रोल्स लॉ का दूसरा पार्ट, सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो हमारा ये पार्ट होगा, या सॉल्यूशन, इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो रोल्स लॉ है उसको दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा एक रिकैप लेते चले, पिछला हमने क्या पढ़ा। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि रोल्स लॉ को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो उसको यहाँ पे हम लिखते चले कि रोल्स लॉ, पहले भी ये रिकैप है, रोल्स लॉ यानी वेज ऑफ डिफाइनिंग। ये हमने बताया था कि वेज ऑफ डिफाइनिंग रोल्स लॉ। तो दो तरह से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था। जो पहला था वो था रोल्स लॉ फॉर solution containing volatile solute and solvent। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि रोल्स लॉ जिसमें सोल्यूट कैसा था, सोल्यूट वोलाटाइल था। देखिए सोल्यूट जो है ये वोलाटाइल था, और उसके साथ ही ये जो सॉल्वेंट है ये भी क्या था, दिस वाज आल्सो वोलाटाइल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है ये कि ये जो सोल्यूट वोलाटाइल है तो ये भी वेपोराइज करेगा, इट विल वेपोराइज। और यहां भी ये जो, क्योंकि सॉल्वेंट भी बोले, भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो वेपोराइज। ये भी वेपोराइज होगा, और इसकी वजह से जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग पी सोल्यूट कहेंगे, और यहां पे जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो इस केस में ये जो रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स, इस केस में जो पी सोल्यूशन है ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट और प्लस सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के बराबर आता है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं।
तो इसमें ये हो जाता है P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस P0 सॉल्वेंट इंटू वेपर प्रेशर सॉल्वेंट। ये इतने के बराबर आता है, ये P सोल्यूशन ये आता है। तो ये हम लोगों ने रिलेशन जो है वो डिराइव किया था पिछले वीडियोस में जब हम पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी रोल्स लॉ का दूसरा डेफिनेशन देखेंगे और वो किसके लिए? सो बी इज रोल्स लॉ फॉर solution containing non-volatile solute, और इसी को हम लोग कह सकते हैं जो सॉलिड सोल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा, सॉलिड सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां पे आपको एक चीज बताते चले, देखिए जब इस तरह का सोल्यूशन होता है, बाइनरी सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो ही कंपोनेंट लेंगे, एक को सोल्यूट लेंगे, दूसरे को सॉल्वेंट लेंगे। तो यहां पे देखिए ये जो सोल्यूट है ये क्या है? दिस सोल्यूट इज, ये जो सोल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, ये सोल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है। और यहां ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या है? दिस इज वोलाटाइल। तो ये सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो क्या होगा? इट विल नॉट वेपोराइज, ये वेपोराइज नहीं होगा, मतलब वेपर फेज में ये नहीं जाएगा। लेकिन ये जो सॉल्वेंट वोलाटाइल है इट विल वेपोराइज। ये क्या होगा? इट विल वेपोराइज। और जब ये वेपोराइज होगा तो इसका वेपर प्रेशर हम लेंगे, तो ये P सॉल्वेंट, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इट विल बी इक्वल टू P0 सॉल्वेंट, इट विल बी इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगा। और ये क्या होगा? इट विल नॉट वेपोराइज, तो इट विल, इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और ये क्या होगा? ये कंट्रीब्यूट करेगा, इट विल वेपोराइज, और इसी को यहीं ऐड कर देते हैं, एंड विल कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए हम चाहें तो इसको डायरेक्टली, हमने ये पॉइंट यहां पे कहा, इसको चाहें तो हम यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। अब यहां से कैसे डिराइव करेंगे जरा उसको आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने लिखा है क्या कि P सोल्यूशन, देखिए जब दोनों कंपोनेंट होते हैं, जब दोनों वोलेटाइल होते हैं, तो उस केस में ये आता है P। जब हम इसको करेंगे तो P सोल्यूशन किसके बराबर होगा? जब दोनों वोलेटाइल होता है तो क्या होता है? P सोल्यूशन होता है P सोल्यूट, मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यही आता है हमारा बेसिक। तो रूल देखिए यहां पे है, दोनों के लिए जो दिया गया, तो दोनों के लिए इसको हमने जोड़ दिया था। अब यहां इस केस में जब हम सॉल्यूशन विद नॉन वोलाटाइल हम कहेंगे, तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट विल, दिस P सोल्यूट विल बिकम जीरो। जीरो क्यों होगा? ये जीरो क्यों होगा? बिकॉज इट इज नॉन वोलाटाइल। ये क्या होता है? ये नॉन वोलाटाइल होता है, इसीलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और जो एंटायरली जो वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का ये किसके बराबर हो जाएगा? ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और P
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट देखिए यहां पे आया हुआ है, ये हमने यहां पे आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये आता है कब, दिस इज द केस, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दिस इज द केस, ठीक है, इट इज द केस व्हेन solution has solute as non-volatile and solvent as volatile। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये हो गई कि देखिए हमने इसी, देखिए बेसिक जो रिलेशन था हमारा P सोल्यूशन इज इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, ये था तब जब दोनों क्या थे, वोलाटाइल थे। अब यहां पे जब हम दूसरा लॉ जो पढ़ रहे हैं रॉल्स लॉ का, उसमें क्या है, वोलाटाइल जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। जब ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगा तो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और इसलिए ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूट का हो जाएगा वो जीरो हो जाता है। तो इसको जीरो यहां अगर हम पुट कर दें यहां पे, तो देखिए इफ वी पुट जीरो हियर देन P सोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये आता है कितना, P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। अब हम आते हैं जरा इसको डायग्रामेटिकली आपको बता दें कि किस तरह से होगा, और उसके बाद एक हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे, उस रिलेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है सोल्यूशन का। कब कम हो जाएगा, जब सोल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि लोअरिंग हो जाती है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो उस लोअरिंग को भी हम यहां कैलकुलेट करेंगे, और आपको बताया था जैसे मैंने कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। तो उसके लिए भी रिलेशन हम आगे इसमें डिराइव करेंगे आज। तो आज उस रिलेशन को भी हम देखेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग जरा देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे शो करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली। ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वहीं पे हम इसको रिलेशन में ड्रॉ करते हैं। ये जैसे मैंने बताया आपको, इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं, देखिए हेडिंग यहां हम डाल दे रहे हैं पहले, रॉल्स लॉ फॉर solution containing non-volatile solid solute and volatile solvent। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो बाइनरी सॉल्यूशन है, यहां देखिए जो बाइनरी सॉल्यूशन यहां पे बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, आपको यहां पे याद ये रखना है कि जब हम यहां इस तरह से पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो यहां पे हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि ये नॉन वोलाटाइल है। अब ये जो नॉन वोलाटाइल है वो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सोल्यूट हो सकते हैं, तो देखिए नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं जरा देखें। तो देखिए एक हमें आपको मिलेगा जैसे ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो गया, या सॉल्ट हो गया, ये हो सकता है। और इसमें हम क्या करें, इसमें हम मिला देते हैं वाटर, ये हमने मिला दिया वाटर। तो देखिए ये जो वाटर है ये क्या है, ये सॉल्वेंट है,
और ये हमारा सोल्यूट हो गया ग्लूकोज। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, दिस सोल्यूशन इज, ये एक जो सोल्यूशन है, सो दिस सोल्यूशन, ये कैसा सोल्यूशन है? दिस इज सोल्यूशन containing non-volatile solute and volatile solvent। ये एक एग्जांपल देखिए, ये ऐसे बन जाता है। दूसरा जो है, अगर हम देखें तो दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे आयोडीन या सल्फर। आयोडीन ले लें या सल्फर ले लें, ये एक हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। इसमें हम इसको हम डिसॉल्व करें किसमें? तो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम मिक्स कर दें तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये भी सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा? ये भी सॉल्यूशन एकदम इसी के जैसा होगा। दिस सॉल्यूशन विल बी ऑल्सो लाइक दिस मीन्स सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। यहां तक चीजें क्लियर है? और यहां देखिए, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या है? ये सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया यहां पे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गए, वो कौन से एग्जांपल हो गए? तो दो एग्जांपल हो गए। देखिए, एक एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल आयोडीन सल्फर का हो गया कार्बन डाइसल्फाइड में, और दूसरा एग्जांपल हो गया ग्लूकोज या सॉल्ट का वाटर में। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है, इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे उसको जरा देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली, तो अगर हम डायग्राम में इसको शो करना चाहें तो देखिए, इसको हम दो इस तरह से पहले बना लें। एक तो ये प्योर सॉल्वेंट हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये सॉल्वेंट का मान लेते हैं लेवल है, ये दिस इज द लेवल, और ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के इस तरह से। ये सपोज कीजिए हमने इसको सॉल्वेंट ले लिया, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से। सो दिस आर प्योर सॉल्वेंट, इसे हम ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट कैसा है? ये है वोलाटाइल, ठीक है। ये एक हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम मिक्स करेंगे इसी में, दूसरा मिक्स करते हैं। देखिए, ये जो है, दिस इज लेवल ऑफ सोल्यूट। देखिए, इसके बाद इस सोल्यूट को हम मिक्स करेंगे। ये सोल्यूट कैसा है? ये सॉलिड सोल्यूट है, दिस सोल्यूट इज सॉलिड। सो दिस सोल्यूट इज सॉलिड, तो ये इसे हम कहेंगे सॉलिड सोल्यूट, इसे हम कहेंगे, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है? ये नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? वो मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो इन दोनों को हम क्या करें? मिक्स कर लेते हैं ऐसे, इसकी मिक्सिंग कर दें इन दोनों की। तो मिक्सिंग, यहां पे लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये सॉलिड सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम यहां पे मिक्स कर रहे हैं, और जब मिक्स करेंगे तो देखिए क्या होगा? मिक्स करेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे,
और जो सरफेस होगा सॉल्यूशन का, वहां पे ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। तो देखिए उसको हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद ये जो है लेवल है ये सॉल्यूशन का, दिस इज लेवल ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम कह लें दिस इज लेवल ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के लेवल में देखिए दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो इस तरह से सरफेस पे ऐसे मान लेते हैं कुछ पार्टिकल्स आ गए ऐसे, और ये सॉल्वेंट है इस तरह से, और सरफेस पे अगर हम देखें तो यहां पे ये तो देखिए यहां पे ये जो काले कलर से हमने दिखाया है ये क्या है, दिस इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है। बार बार हम इसको लिख इसीलिए रहे हैं ताकि आपको ये भूले नहीं, इसको याद रखना है। दूसरी चीज देखिए ये जो लाल कलर से हमने ड्रॉ किया है ये दोनों क्या है, ये दिस टू आर सोल्यूट, ये सॉलिड सोल्यूट है, और ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल है। और देखिए यहां पे ये अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको जो है थोड़ा हम डिफरेंट कलर से इसको अलग कर ले। यहां पे ये देखिए ये जो है ये हम इसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाह रहे हैं। ये क्या है, दिस इज द सरफेस, देखिए ये क्या है, दिस इज द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, ये है सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सरफेस पे अगर देखिए तो सॉल्वेंट भी मॉलिक्यूल है और सोल्यूट भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो सोल्यूट इस सरफेस पे है वो नॉन वोलाटाइल है, और जो सॉल्वेंट है इस सरफेस पे वो वोलाटाइल है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जब हम इसका वेपर फेज बनाएंगे तो वहां पे सिर्फ ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही वेपराइज होंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल वेपराइज नहीं होंगे। तो ये देखिए सरफेस ऑफ सॉल्यूशन हैव fewer number of solvent molecules. So surface of solution have fewer number of solvent molecules due to presence of, so surface of solution have fewer number of solvent molecules due to presence of solute molecules. तो देखिए ये जो सरफेस है यहां पे, इस सरफेस पे दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं यहां पे इन दो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद सरफेस की अगर हम बात करें, सरफेस पे क्या सिनेरियो है, तो सरफेस पे सीन ये होता है कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल इस सरफेस पे पाए जाएंगे, और यहां पे जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होता है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, इसीलिए क्या होगा कि सिर्फ यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपोराइज करेंगे और उनकी संख्या यहां पे कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं और वो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं यहां पे। उसी को हम यहां डायग्रामेटिकली ऊपर शो करने वाले हैं कि वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा फिर जब इस तरह की बात है। तो पहले हमने आपको थ्योरेटिकली आपको बता दिया है और यहां हम आपको डायग्राम में से शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए डायग्राम में हम बनाएंगे सेम उसी तरह से, देखिए यहां हम बना ले तो सरफेस पे मॉलिक्यूल ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे ये, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस तरह से हमने सरफेस पे देखिए कम दिखाया है,
और बाकी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो नीचे होंगे। इसी तरह से जो सोल्यूट का मॉलिक्यूल होगा, देखिए ये सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ पे ये सरफेस पे आ जाएगा ऐसे, यहां भी सरफेस पे इस तरह से आ जाएंगे, यहां भी सरफेस ऑक्युपाई करेंगे, मतलब दोनों ऑक्युपाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स देखिए ये ऐसे आ गए। अब जो है यहाँ पे जो वेपोराइजेशन होगा, अब देखिए ये हो गया क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि यहां हमने लिड लगा दिया। जब लिड लगा लिया, दिस इज व्हाट इज लिड, तो ये जब हम लिड लगा लिए तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम। इस सॉल्यूशन को हम क्लोज्ड सिस्टम बना देते हैं, उसको ढककर। तो क्लोज सिस्टम बना लिया हमने क्लोज वेसल में। अब यहां पे अगर देखें तो अब यहां इसको और इसको भी ऐड कर बना ले। यहां पे देखिए ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहां होंगे, ये बनाना छूट गया था, इसको भी बना लेते हैं ऐसे। तो यहां पे दोनों है, यहां पे देखिए ये जो है ये सोल्यूट है, सोल्यूट, और ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट है। ये क्या होगा, ये सॉल्वेंट है, ये है सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट कैसा है, इट इज वोलेटाइल, वोलेटाइल। अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, यहां से हीट प्रोवाइड किया हमने नीचे से, तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं ये वेपोराइज हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको वेपोराइज कर रहे हैं, ठीक है, ये वेपोराइज हो गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो गए ऐसे ऐसे, और यहां भी इस तरह से ये ऐसे वेपोराइज हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है दिस इज वेपर फेज, और ये जो है ये लिक्विड फेज। तो दिस इज वेपर फेज, वेपर फेज है ऊपर वाला पार्ट, और ये लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में। तो देखिए ये वेपर फेज, अगर हम इसको कहें कि वेपर फेज, ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पे। अब जब एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया और जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पी सॉल्वेंट ही यहां रहेगा, पी सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेपर फेज में जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, वेपोराइज हो जा रहे हैं, लेकिन दूसरा जो सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और इस केस में आपको मैंने बताया कि जो पी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये वेपर प्रेशर इस पूरे सॉल्यूशन का अगर हम लेंगे, तो देखिए इसको हम ले लेते हैं पी सॉल्यूशन, पी सॉल्यूशन ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस पी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, तो यहां देखिए यहां क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोराइज हो गए, वेपोराइज हो गए, तो यहां वेपर प्रेशर जो है पी सॉल्वेंट का आएगा वेपर फेज में। सोल्यूट का वेपर प्रेशर कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, तो जो टोटल सोल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा, पी सॉल्वेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम यहां पे एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा, पी सॉल्यूशन, इस केस में पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सॉल्वेंट, पी सॉल्वेंट, ये हो गया। और जब हम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है किसके, ये P0 सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आ जाएगा, इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट।
तो अब इसको हम फर्दर यहां देखिए हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि P सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे लिखेंगे P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। अब देखिए आपको एक चीज और मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये आपको मैंने बताया था यूनिटी होती है। अब इसके आगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है किसके टर्म में, सोल्यूट के टर्म में। सोल्यूट के टर्म में क्यों करना है, क्योंकि हम यहां दिखाना चाहते हैं, यहां हमें बताना यह है कि जब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आ जाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाते हैं, तो वो सोल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो कितना कम होता है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए जो कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर, तो एक चीज हमेशा याद रखिए यहां पे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute and volatile solvent is entirely due to the vapor pressure of the solvent. The presence of non-volatile solute decreases the vapor pressure. वो वेपर प्रेशर कम कर देता है। तो कितना कम होता है उसी को हम यहां कैलकुलेट करने वाले हैं, एंड दैट विल बिकम लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो मतलब कि सोल्यूट के प्रेजेंस की वजह से, और ऐसा सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है वो अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो हम कितना कम हो रहा है क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है। और जो वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे वो डिपेंड करेगा। तो देखिए अब यहां पे हम आते हैं, जैसा हमने बताया मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट ये यूनिटी के बराबर होता है, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो अब यहां से हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर ले। सो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दें, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। तो पुटिंग अबव वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, इसे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू of mole fraction of solvent in equation first, in equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा उसे देखें। तो P सॉल्यूशन हमें मिलेगा, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 solvent into 1 minus mole fraction solute। अब यहां से देखिए इसको हम ये P सॉल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट, इसको हम लिख सकते हैं। So it will be equal to 1 minus mole fraction solute, ये हम लिख सकते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हम रीअरेंज करें तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट। तो फर्दर इसको आगे अगर बढ़ाएं हम तो ये हो जाएगा P0 सॉल्वेंट एंड दिस P0 सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन। देखिए यहां सिंपली हमने क्या किया है वो आपको बता दें। पहली बार में ये जो P0
सोल्यूट है, इसको हम क्या किए हैं, ये इसको इसके नीचे ले आए हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हमारा बन गया। अब दूसरे बार में हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। इस साइड ले आए हम इसको, तो इसको देखिए इस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे। और इस वैल्यू को हम क्या करें, इस वैल्यू को हम इधर ले जा रहे हैं, तो ये 1 में से ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसी को हमने यहां लिख दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस पी सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो P0 सॉल्वेंट हो जाएगा, और P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन। अब इसको फिर से हम रीअरेंज कर लें, मतलब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमें ये मिलता है P0 सॉल्वेंट हमें मिलेगा। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट और इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये देखिए ये हमारा जो है ये एक रिलेशन है वेयर जहां P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन is equal to lowering of vapor pressure. This is lowering of vapor pressure. यही lowering है. This is what is P0 solvent minus P solution is lowering of vapor pressure. अब ये lowering कितना हुआ, देखिए हमेशा आपको बताया हूं मैं, जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर वो हमेशा ज्यादा होता है। अब ये देखिए सोल्यूशन यहां लिख रहे हैं, ये कैसा सोल्यूशन है, ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आ गया। तो नॉन वोलेटाइल जब कंपोनेंट आ जाएगा तो पी सोल्यूशन क्या है, वो घट जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो जब वो कम हो जाएगा, कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स उसमें आ जाते हैं। तो कितना कम हुआ, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे P0 सॉल्वेंट, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यही हमारा हो जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और उसके बाद ये जो पूरा टर्म है, दिस होल टर्म P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट, ये जो पूरा काम फ्रैक्शन है, दिस होल इज रिलेटिव लोअरिंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से रोल्स लॉ के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे यहां पे। तो अब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझाया। अब कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन जो है वो हम यहां लिख देते हैं। और फर्दर इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम आगे लेके सॉल्व भी करेंगे, और उससे जो हमको फार्मूला आएगा उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वो कैलकुलेशंस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, तो अब हम आपको बताएं कि इस टर्म में, इस सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट के टर्म में रॉड्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो यहां हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फॉर अ solution containing non-volatile solute and volatile solvent, Rod's law can be defined in terms of relative lowering of vapor pressure
वेपर प्रेशर एज द relative lowering of vapor pressure means partial vapor pressure of solution containing non-volatile solute and volatile solvent is equal to the mole fraction is equal to the mole fraction of solute present in the solution. And the formula will become, और formula क्या हो जाएगा? formula हो जाएगा P0 solvent minus P0 solution upon P0 solvent is equal to mole fraction of solute. फर्दर हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन सोल्यूट है तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। देखिए मोल फ्रैक्शन सोल्यूट ये पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि किसके बराबर होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यानी n सोल्यूट अपॉन n mole fraction of solute is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। इन्हीं दोनों को अगर हम मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। तो देखिए फर्दर अब एक चीज और बताएं, आप याद कीजिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि जब भी हम रोड्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ 5 पॉइंट्स का हमने डिस्कशन किया था अपने उस वीडियो में। उसमें पहला पॉइंट हमने आपको यही बताया था कि जो रोड्स लॉ है ये हम लोग किस तरह के सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल इज वेरी लेस। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बहुत ही कम होता है। तो देखिए ये यही टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। दिस इज व्हाट इज, ये जो है देखिए ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन है ये। और हमने आपको बताया था डाइल्यूट सोल्यूशन। ऐसा मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं, थोड़ा ये भी आपको बता दिया, अभी इससे पहले भी हमने बताया, फिर से बता दे रहे हैं कि रोड्स लॉ एप्लीकेबल है किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए? वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कह दीजिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैव fewer number of moles of solute as compared to solvent। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूट का वो बहुत ही कम होता है। तो देखिए इस केस में अगर हम ले लें कि n सोल्यूट इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन n सॉल्वेंट। और ये कौन सा केस है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन
में इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। इस तरह का केस कब बनेगा, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे इस फ्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन नेग्लेक्ट दिस फ्रैक्शन। तो जो मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा सोल्यूट का, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी n सोल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको फर्दर हम बढ़ाते हैं आगे। इसको फर्दर हम जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसको फिर से हम यहां पे लिख दें। देखिए ये हो जाएगा P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट is equal to mole fraction of solute, and this is equal to n solute upon n solvent। ये हम कर सकते हैं। यहां पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ मोल्स। n इज व्हाट, n क्या है, n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, आपको बताया था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो फर्दर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए फर्दर हम जब आगे बढ़ाएं इसको, तो n सोल्यूट क्या हो जाएगा, n सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, यानी स्मॉल m सोल्यूट कर लें, मास ऑफ सोल्यूट, इसे हम कह रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन कैपिटल M ले लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो जाएगा, इसको हम यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसी तरह से n सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, n सॉल्वेंट भी हम कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा m सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन कैपिटल M सॉल्वेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, इसमें इस वाले रिलेशन में हम पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा P0 सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ये है, यहां पे हम वैल्यू पुट कर दें, मोल फ्रैक्शन के बाद n सोल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा m सोल्यूट अपॉन m कैपिटल M सोल्यूट अपॉन पूरे के अपॉन में m सॉल्वेंट अपॉन कैपिटल M सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा m सोल्यूट अपॉन m सॉल्वेंट इनटू कैपिटल M सॉल्वेंट इनटू कैपिटल M सोल्यूट। M सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो फाइनली हम यहां पे एक रिलेशन लिख दे रहे हैं इसको,
फाइनल फॉर्म में। तो देखिए इसे हम लिख देंगे P0 सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इस फॉर्म में हम लिख दें इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। एम की जगह हम W से भी आपको कई जगह मिलेगा रिप्रेजेंटेशन, तो ये होता है दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग जब भी आएगा तो ये किस केस में आएगा, ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए आएंगे जिसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, तो हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारे पास 2-3 रिलेशन हो गया। अगर मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट दिया है तो हम P0 सॉल्वेंट यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हम उसको कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और फर्दर उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल रिलेशन आ जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी कहानी है रोल्स लॉ की, कि रोल्स लॉ 2 तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। एक हम लोग सोल्यूशन कॉन्टेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट के टर्म में, और दूसरा हम लोग करते हैं सोल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको रोल्स लॉ दोनों समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको कवर किया रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, और रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये हमने अपने पिछली वीडियो में कवर किया है। रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा वीडियो है उसमें, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। यहां चलते चलते अपने आने वाले लेक्चर्स के बारे में हम बता दें कि अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा एक हम प्रीकैप उसका देते चलें, बताते चलें आपको कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसका जस्ट एक हम डेफिनेशन यहां बताते चलें। देखिए ये जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, अब हम अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो देखिए सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं। एक सॉल्यूशन होगा, इसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और एक दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है हर कंसंट्रेशन, विच फॉलोज रोल्स लॉ ओवर होल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। मतलब हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे रोल्स लॉ अगर फॉलो होगा तो उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जिसमें रोल्स लॉ नहीं फॉलो होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते हैं रोल्स लॉ को उन्हें हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसका मतलब जो वेपर प्रेशर आता है आइडियल सॉल्यूशन का, वो कितने के बराबर आएगा, वो एग्जैक्टली उसी के बराबर आएगा जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है अभी रोल्स लॉ से। और रोल्स लॉ क्या कहता है कि अगर लिक्विड्स वोलेटाइल हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा उन दोनों का सम होगा। मतलब P सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, यही आता है। तो ये इसको फॉलो करेगा।
लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा, वो फॉलो नहीं करेगा, या तो उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा। अगर उससे ज्यादा आता है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने पे, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। और दूसरा, अगर उससे कम आएगा, मतलब एकदम बराबर नहीं आएगा, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। जब ज्यादा आएगा तो उसको हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर कम आएगा तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन यहां हम बस लिखते चले आपको, द solution which follows Rod's law over whole concentration and temperature of solution। ये फॉलो करता है। नॉन आइडियल क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर आएगा किसके बराबर होगा, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट कैलकुलेटेड बाय द रोल्स लॉ। जैसा हम कैलकुलेट करेंगे वैसा ही आएगा। यहां पे जैसा हम कैलकुलेट करेंगे वैसा नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा। ज्यादा आएगा तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा आएगा तो क्या कहेंगे, उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। और कम आएगा तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, तो सोल्यूशन भी आइडियल नहीं है। नियरली आइडियल हो सकते हैं बट एग्जैक्टली आइडियल नहीं होंगे, दोनों में अंतर है। नियरली आइडियल मतलब लगभग उस जैसा हो सकते हैं, बट वही नहीं होगा। सो नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। तो कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब उसमें डेविएशंस होगा। पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्यों एक नहीं शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्यों कोई चीज आइडियल बिहेवियर शो करती है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे ऐसा क्या होता है, उसको भी हम लोग अगले आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हमारा अगला वीडियो होगा उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी जानते चलेंगे कि एग्जांपल्स क्या है, और न्यूमेरिकल्स भी हम लगाते हुए चलेंगे रोल्स लॉ पर। तो इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई और मेरे वीडियोस आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है इसको आप शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सके, हमारे इस लेक्चर से बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू।